तुम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर लिख के दिखाया उसके आंसर को पढ़ने के बाद कुछ कमियां नजर आई, कुछ खूबियां भी नजर आई। उन सब को ध्यान में रखते हुए फिर मैं आप लोग के सामने में एक मोटा मोटी आंसर रख देता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए साहित्यिक स्रोत उपयोगी नहीं है। साहित्यिक स्रोत उपयोगी नहीं है और वैदिक सभ्यता के लिए पुरातात्विक स्रोत। तो मोटे तौर पर हमें यह समझना पड़ेगा कि इस प्रश्न को यदि हमने 10 नंबर के लायक समझा है तो 5-5 नंबर के लिए हम 2 पार्ट बांट देते हैं, और यदि 150 शब्दों का यह प्रश्न है तो हम ये मानकर चलेंगे कि 70 शब्द के आसपास दोनों ही पट को मिलना चाहिए। समझ गए? तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लिखने के लिए किस तरीके से साहित्यिक स्रोत उपयोगी नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें काल, क्षेत्र, सामान्य परिचय ये दे देना चाहिए। ये तो आप लोग कर लेंगे कि 2000 बीसी तक, माने 2500 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में हम देखते हैं कि एक विराट सभ्यता भारत में उभर कर आती है, जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, अपने युग की विश्व की सबसे ज्यादा एडवांस सभ्यता है, जिसके अंदर ABCDEFGH कई तरह के गुण हैं। तो काल, क्षेत्र और सामान्य परिचय यदि हम नहीं देते हैं तो हम समझिए कि इतिहास का परिचय ही नहीं दे रहे हैं। जिस कर्ता को तुम अपने आंसर के दौरान एक्सप्लेन करने वाले हो, उस कर्ता का एक इंट्रोडक्टरी जो एक्विंटेंस है वो तो होना चाहिए ना, परिचयात्मक ज्ञान तो होना चाहिए। उसके बाद तब बात निकल कर आती है कि इसका इतिहास हम कैसे लिखते हैं। इतिहास लिखने के लिए हमें स्रोत चाहिए, और जब स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत 2 तरह का होता है, साहित्यिक और पुरातात्विक। लेकिन जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास लिखने के लिए जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि साहित्यिक स्रोत उपलब्ध तो है, हम इनकी लिपि से वाकिफ हैं, और कई स्रोतों में कहा गया है कि 400 के आसपास संकेत मिले, लेकिन वो लिपि भाव चित्रात्मक है और उन चित्रों में जो भाव अभिव्यक्त किया गया था हम आज उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। जब हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतिहास लिखने के लिए उपयोगी नहीं है। इतिहास लिखने के लिए उपयोगी नहीं है। और जब ये इतिहास लिखने के लिए उपयोगी नहीं है तो इसी आधार पर देखोगे कि सोर्सेस के अवेलेबिलिटी के आधार पर इतिहास के कालखंड तय होते हैं, और इसलिए एक कालखंड कहलाता है पूरा ऐतिहासिक काल, एक ऐसा काल जिस काल का इतिहास लिखने के लिए सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं हो। और इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बाद के काल के कैटेगरी में आता है, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आप में से किसी ने भी इसको आंसर में शामिल नहीं किया। समझ गए? यह आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या खासियत होती है कि सोर्सेस के तौर पर पुरातात्विक स्रोत तो है ही, साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन आप अपने प्रश्न को लेकर देखो, क्या इसमें कहा गया है उपयोगी नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोत उपयोगी नहीं है, सॉरी, साहित्यिक स्रोत उपयोगी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि साहित्यिक स्रोत यदि अवेलेबल है तो भी उपयोगी नहीं है, और इसका नतीजा ही निकल के आता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इतिहास लिख रहे होते हैं, जिसमें कि ABCDEF कई तरह के सोर्सेस हैं, आप उनका नाम बता दीजिए एंड द वर्क इज डन। जब आप ये बता देते हैं कि इन स्रोतों के आधार पर हम इतिहास लिख रहे होते हैं तो उस समय हमें
कई जगहों पे दिक्कतें होती है। यदि हम लिपि का अध्ययन कर चुके होते तो हम उनके समाज के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके व्यावसायिक कार्य प्रणाली के बारे में, उनकी शिक्षा प्रणाली के बारे में और गहराई से लिख सकते थे। और जब तक हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाते हैं तब तक हमें इन सीमित साधनों के आधार पर इतिहास लिख के संतोष करना पड़ रहा है। बस इतनी बात बता दीजिए, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। तब दूसरा पार्ट शुरू करते हैं कि वैदिक सभ्यता के लिए पुरातात्विक स्रोत उपयोगी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? वैदिक के लिए पुरातात्विक नहीं, पुरातात्विक स्रोत यदि वैदिक के लिए उपयोगी नहीं है तो फिर एक बात निकल के आती है कि हिस्ट्री राइटिंग के तो दो सोर्सेस होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो यहां पर हमारे लिए साहित्यिक उपलब्ध है, और यह साहित्य इतना ज्यादा निर्णायक है कि इसीलिए हम इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसकी चर्चा आप में से किसी ने नहीं किया। वैदिक सभ्यता कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इसका इतिहास लिखने के लिए हमारे पास में साहित्य के अंतर्गत भी सिर्फ और सिर्फ वैदिक साहित्य ही है। अब सवाल यह उठता है कि पुरातत्व क्यों नहीं? पुरातत्व क्यों नहीं? जब भी हम कभी भी किसी भी अतीत के कालखंड का इतिहास लिखने के लिए पुरातत्व का उपयोग करना चाहते हैं तो हमको यह तय करना पड़ता है कि उस सभ्यता का क्षेत्र क्या है और उसका काल क्या है। आप जब इस एंगल से लिखेंगे तो एग्जामिनर को यह मैसेज दे पाएंगे कि हम समझते हैं, न कि हम रटे हुए हैं। यदि हम वैदिक सभ्यता से संबंधित इतिहास लेखन के लिए पुरातत्व का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने वेद की रचना किया है वो कौन से क्षेत्र में बसे थे और उनका क्या काल था। अब यदि हम ऋग्वेद के विभिन्न सोर्सेस पर ध्यान दें तो हमें मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है कि इनके बसाव का क्षेत्र क्या था। पर्टिकुलरली नदी सूक्त से हमें यह पता चल जाता है कि उनके बसाव का क्षेत्र क्या था। उत्तर वैदिक काल में भी जाके देखेंगे तो आपको ऐसे कई सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे जिनके बदौलत आप ये बता सकते हैं कि उनके बसाव का क्षेत्र क्या था। आप इनके बसाव के क्षेत्र के बारे में एक हल्का सा परिचय भी दे दीजिए कि कुभा से लेके गंगा के बीच में ऋग वैदिक लोग बसे थे, जिसमें उनके बसाव का मूल क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अलावे सरस्वती का क्षेत्र रहा होगा। जबकि उत्तर वैदिक काल में हम जाकर देखते हैं कि उनका बसाव क्षेत्र पूर्व की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो गंडक तक चले जाते हैं, सदनीरा नदी तक चले जाते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर है कि इस साहित्य की रचना करने वाले लोगों ने साहित्य की रचना कब किया, इसका अंदाजा हमको मैक्स मूलर ने दिया। मैक्स मूलर कहते हैं कि 1500 बीसी से 500 बीसी के मध्य संपूर्ण वैदिक वांग्मय की रचना हुई, वैदिक साहित्य की रचना हुई। यदि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना इस अवधि की हम मान लेते हैं तब तो हमको इनका इतिहास लिखने के लिए कई प्रकार के पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल करने में कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि हमने इनके क्षेत्र का अंदाजा लगा लिया। और अब हम इस क्षेत्र में उसी काल का यदि उत्खनन करें और कार्बन 14 के आधार पर डेटिंग का अंदाजा लगा लें तो हम कई प्रकार के पुरातात्विक सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ओसीपी कल्चर के बारे में पता लगा सकते हैं, आप पीजीडब्ल्यू कल्चर के बारे में पता लगा सकते हैं, आप लोहे के उपयोग का अंदाजा लगा सकते हैं,
इस दौर में अन्य उपकरण हैं, आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं। इस दौर के समाधान केंद्रों का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब आप दर्जनों दर्जन प्रकार की सामग्रियों को उपयोग करके इतिहास लिख सकते हैं। जब आप इनका उपयोग करने लगेंगे तो नंबर एक तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो बातें कही गई है उसकी जांच भी हो जाएगी, और नंबर दो कि कुछ जगहों पर हम वैदिक साहित्य को पढ़ने के बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं उस काल को, चाहे उनका राजनीतिक इतिहास हो चाहे सामाजिक आर्थिक इतिहास हो, तो हम इन स्रोतों का उपयोग करके समझ सकते हैं। किंतु दिक्कत तब हो जाती है कि जब मैक्स मूलर के द्वारा तय किया गया जो डेट है, उस डेट को हिस्टोरियंस एक मत के साथ में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे मुंडे मुंडे मोतर भिन्ना की स्थिति है। अब देखेंगे कि राजबली पांडे कुछ और डेट बता देते हैं, तो आपको यह पता चलेगा कि गोविंद चंद्र पांडे का डेट कुछ और हो जाता है, दिलीप चक्रवर्ती का डेट कुछ और हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक तो उसको 6000 BC तक लेके चले जाते हैं। तो अनेक लोग हैं जिन्होंने कि अनेक ओपिनियन दिया है, और चूंकि ओपिनियन के डिफरेंस के कारण हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि इनकी रचना का काल क्या है, क्योंकि रचना में कहीं भी रचनाकार ने रचना करने का काल बताया नहीं। भाषा शास्त्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं तो मैक्स मूलर कहते हैं 1500 BC से लेकर 500 BC के बीच की रचना है, लेकिन मतभेद हैं। मतभेद होने के नाते हम यदि मैक्स मूलर के बताए हुए काल का पुरातात्विक मटेरियल इस्तेमाल में लेकर उस आधार पर वैदिक काल का इतिहास लिख दें, तो हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि हम जिन लोगों की संस्कृतियों के संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही संस्कृति है जिसकी अभिव्यक्ति हमको ऋग्वेद में या अन्य वैदिक साहित्य में मिलती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पुरातत्व का इस्तेमाल करना वैदिक काल का इतिहास लिखने के लिए एक संदेह का विषय है, और उसी प्रकार से साहित्य के स्रोतों का इस्तेमाल करना सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के लेखन के लिए एक सीमा का विषय है। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास लिखने में तो हम बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वैदिक काल का इतिहास लिखने में अब भी पुरातात्विक सामग्रियों के इतिहास लेखन में इस्तेमाल होता है, लेकिन डाउट के साथ होता है। कई सारे लोग हैं जो कि उत्तर वैदिक काल का इतिहास लिखने के लिए कई सारे पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एब्सोल्युटली कंफर्म्ड इन देयर माइंड। क्लियर हो गया?